अब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या त्रुटियों का संशोधन, इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपसे एक बार पहले एक चीज कही थी कि अकाउंट्स के अंदर जो है कभी भी ओवर राइटिंग, कटिंग वटिंग, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज मान्य नहीं है कि आपने कोई चीज लिख दी तो आप उसको काट रहे हो या उसकी कटिंग कर रहे हो, वो चीज एक्सेप्टेबल है। आपको काटना अलाउड नहीं है। आपने जो चीज लिखी है उसके अंदर वो लिख दी है, उसको ठीक करना है तो उसको आप कोई दूसरी एंट्री से ही ठीक कर सकते, उसको काट पीट के आप ठीक नहीं कर सकते। सर शक पैदा होता है, फिर उससे शक पैदा होता है, उससे ये शक पैदा होता है कि इसके अंदर कुछ हेरा फेरी की गई है। ये शक पैदा होता है कि उसके अंदर किसी ने कुछ वो गड़बड़ी की। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए आप उस एंट्री को हमेशा जो है उसको आप एंट्री से ही ठीक करते हो। आप साफ सुथरा जितना काम होगा, और ये अकाउंटिंग का काम जो है ऐसे ही है, इसको प्रॉपर की करना पड़ता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको रहना। अब सवाल उठता है कि जो त्रुटि है वो कहाँ हो सकती है। हम जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम एंट्री को जर्नल में लिखते हैं, फिर लेजर में लिखते हैं, फिर हम उसका फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मतलब जर्नल में लिखना और सब्सिडरी बुक में लिखना, वो दोनों में से एक चीज होगी। हमने सब्सिडरी बुक में ही गलत लिखा है, या हमने सब्सिडरी बुक में सही लिखा है लेकिन हमने लेजर में गलत पोस्टिंग की है, तो ये गलती कहीं पे भी हो सकती है। सब्सिडरी बुक में लिखने में हो सकती है, मतलब जर्नल में लिखने में हो सकती है, और या फिर जर्नल में सही लिखा है उसको हम लेजर में पोस्टिंग में गलती हो सकती है। तो इसमें कुछ गलतियां होती है जो मैं अभी थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह की है हिंदी में, जिससे आपको समझा सकूं। इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इन मिस्टेक्स को। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनको आप, इसमें थ्योरी बहुत आएगी आपको। थ्योरी बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब फिर भी आएगी, तो आप उसका कम से कम आंसर दे सके अगर आप जनरल एंट्री नहीं भी बने। ये मुख्य तौर पे जो प्रकृति है, नेचर ऑफ एरर है, एरर की जो नेचर है, किस तरह की एरर है, उसके आधार पे हम ये 4 तरह की बात करते हैं। एक एरर जो होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन या लोप की अशुद्धियां। लोप अशुद्धियां से मतलब है हमने लिखा ही नहीं। अब ये लोप अशुद्धि भी 2 तरह की होती है, पूर्ण लोप अशुद्धि और आंशिक लोप अशुद्धि। ये पूर्ण लोप अशुद्धि और आंशिक लोप अशुद्धि, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। ये आंशिक लोप अशुद्धि, पूर्ण लोप अशुद्धि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है। और आंशिक लोप अशुद्धि, आंशिक लोप अशुद्धि से क्या मतलब होता है कि हमने लिखा तो है लेकिन आधा लिखा आधा नहीं लिखा। अब मैं इस अशुद्धियों के थोड़े से एग्जांपल भी आपके सामने लेना चाहूंगा। मैंने कुछ वो भी टाइप किया है, जैसे ये हुआ, गोपी से 4000 की उधार विक्रय का अभिलेखन नहीं किया। हमने गोपी से 4000 के गुड्स खरीदे और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये पूर्ण लोप अशुद्धि, पूरी तरह से नहीं लिखा, पूरी तरह से नहीं लिखा। और आंशिक कौन सी हुई? आंशिक हुई ये वाली। ये क्या कह रही है? ये गलती कह रही है कि गोपी से 4000 की उधार विक्रय का अभिलेखन उसके खाते में नहीं किया, उसके खाते में नहीं किया। मतलब जब हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? गुड्स खरीदने की एंट्री होती है। यहाँ गोपी से जब गुड्स खरीदेंगे तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, ये एंट्री हुई। तो टू गोपीज अकाउंट, ये एंट्रीज। तो ये जो पहले वाली गलती है, पहले वाली गलती तो कह रही है कि पूरी की पूरी एंट्री नहीं की अपन। पहले वाली गलती हमसे कह रही है कि ये जो एंट्री है पूरी की पूरी की ही नहीं अपन। दूसरी ये वाली एंट्री क्या कह रही है? ये वाली गलती कह रही है कि एंट्री तो की अपन ने, लेकिन हमने क्या हुआ हमसे, हमने अगर एंट्री नहीं की तो हमने सिर्फ गोपी के खाते में नहीं लिखा, बाकी परचेजेस में लिख दिया। तो ये हो गई आंशिक लोप अशुद्धि।
परचेजेस में लिखा है लेकिन गोपी के खाते में लिखा है, तो ये आंशिक लोप अशुद्धि। एक पक्ष लिखा है, एक पक्ष नहीं लिखा, डेबिट साइड लिख दी, क्रेडिट साइड नहीं लिखा, या कभी उल्टा भी हो सकता है, क्रेडिट साइड लिख दी, डेबिट साइड नहीं लिखा। तो ऐसी गलतियों को हम आंशिक लोप अशुद्धि कहते हैं, और पूरी की पूरी नहीं लिखी तो वो पूर्ण लोप अशुद्धि हो जाती है। यहाँ पर जो कुछ मैंने अभी बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, अब होता क्या है, अभी मैं और गलतियां बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। गलतियां जो ट्रायल बैलेंस के आधार पर होती है, मतलब गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट होती है, तलपट के हिसाब से। तलपट के आधार पर गलतियां दो तरह की होती हैं। एक गलतियां वो होती हैं जो तलपट के को प्रभावित करती हैं, और दूसरी गलतियां वो होती हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। Errors which do not affect trial balance और errors which affect the trial balance। तलपट को प्रभावित और तलपट को न प्रभावित करने वाली गलतियां कौन सी? प्रभावित करने वाली गलतियां वो होती हैं जो एक पक्षीय गलतियां होती हैं, वन साइडेड एरर्स होती हैं। एरर्स जो तलपट को प्रभावित करती हैं वो ज्यादा वन साइडेड एरर्स होती हैं, वन साइडेड, एक पक्षीय गलतियां होती हैं। क्योंकि अगर डेबिट में गलती हुई है, क्रेडिट में नहीं हुई है, तो तलपट टैली नहीं होगा, तलपट दोनों साइड से बराबर नहीं आएगा। ठीक है, वो एक पक्षीय है, इसको मैं यहाँ पे एक पक्षीय गलतियां होती, मतलब क्रेडिट में गलती हुई है या डेबिट में हुई है, दोनों साइड नहीं हुई, तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। लेकिन अगर गलती दोनों तरफ हो गई है तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। तो एक तरह से मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जो त्रुटियों का विभाजन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको मैं कह सकता हूं त्रुटियों का विभाजन। ठीक है, दो तरह से किया जा सकता है। एक उस गलती की नेचर के आधार पर, और एक तलपट के आधार पर, एक ट्रायल बैलेंस के आधार पर। नेचर के आधार पर जो गलतियों का वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, या वर्गीकरण कहना चाहिए, क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहना चाहिए। वो कौन कौन सी होती हैं? वो जैसे मैंने आपसे कहा, एरर ऑफ ओमिशन, वो होती है एरर ऑफ ओमिशन। दूसरी होती है एरर ऑफ कमीशन, एक होती कॉम्पनसेटिंग एरर्स। सर ओमिशन क्या होता है? ओमिशन माने लोग भूल गए, एंट्री ओमिट कर दी, ओमिट से बना, ओमिट कर दिया मतलब लिखा ही नहीं अपन। और एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये चार तरह की गलतियां होती हैं प्रकृति के बेसिस पे, उनके नेचर, किस टाइप की गलती। एरर ऑफ कमीशन माने किया तो है लेकिन गलत किया है, हमने एंट्री की है, भूले नहीं है, लेकिन गलत लिखी है। और कॉम्पनसेटिंग एरर, क्षतिपूर्ति त्रुटियां होती है। वो त्रुटियां कैसी होती हैं? दो या दो से जो ज्यादा गलतियां हैं वो जुड़कर कॉम्पनसेटिंग एरर्स बन जाती है, वो दो जुड़कर कॉम्पनसेटिंग एरर्स बन जाती है। और यहाँ पर ये जो एरर ऑफ, इसको मैं काम करता हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा सा ठीक रहेगा, जस्ट अ मिनट। ये जो गलतियां कहलाती हैं, लोप के शुद्धियां कहलाती हैं।
ये गलतियां कहलाती हैं लेख अशुद्धियां। लेखा किया गया है लेकिन गलत लेखा किया गया। और जो मेरी कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं उनको हम कहते हैं क्षति पूरक अशुद्धियां। उनको हम कहते हैं क्षति पूरक अशुद्धियां। ये क्षति पूरक अशुद्धियां हैं। क्षति पूरक, और ये जो चौथी वाली है हमारी, इनको हम कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। ये हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। अभी इन चारों गलतियों का जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूं, तो आप इसको लिखते जाएंगे। ये लोभ की अशुद्धि मतलब हमने लिखने से रह गई। अब मैंने आपको बताया है ये भी दो तरह की होती है, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट माने पूर्ण, और दूसरी होती है इसके अंदर पार्शियल। पार्शियल माने एक पक्ष। कंप्लीट माने पूरी तरह से लिखना रह गया, ठीक है। और एक हुई, एक डेबिट साइड लिखी, क्रेडिट साइड नहीं लिखी, क्रेडिट साइड लिखी, डेबिट साइड लिखी। और लेख अशुद्धि कौन सी हुई? लेख अशुद्धियां हुई, हमने गलत अमाउंट लिख दिया, हमने किसी ए का खाता करना था, हमने बी का लिख दिया। ऐसी गलतियां लेख अशुद्धियां। अमाउंट गलती है, नाम की गलती है, बाकी किया तो है लेकिन गलत किया है। क्षति पूरक अशुद्धियां जो होती हैं वो हमेशा दो या दो से ज्यादा त्रुटियां होती हैं जिनका कुल प्रभाव हमारी पुस्तकों पे नहीं पड़ता। एक में अमाउंट ज्यादा लिख दिया, एक गलती दूसरे में जितने से ज्यादा लिखा था उतने से कम में लिख दिया, तो पता चला एक जगह ज्यादा आ गया, एक जगह कम आ गया, तो कुल मिला के वो क्षति पूर्ति होगी उसकी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। मतलब सर दोनों एक दूसरे की क्षति की पूर्ति कर देते। दोनों एक दूसरे की क्षति की पूर्ति कर देते। एक में ज्यादा लिख दिया तो एक में कम लिख दिया। पूरक होंगे सर? सॉरी, पूरक बोल सकते सर? पूरक नहीं, पूरक इसलिए नहीं कहेंगे हम कि पूरक तो पॉजिटिव हो गया। पूरक जो है ना, एक पॉजिटिव साइड है कि हाँ पूरक है, मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा नहीं है ना। पता चला कि एक से खरीदा, उसमें 2,000 रुपए कम लिखा, और दूसरे से खरीदा उसमें 2,000 रुपए ज्यादा लिख दिया, तो पता चला जिसके एक को पैसे ज्यादा दे दिए दूसरे को कम दे दिए। तो ये नेगेटिव में यूज करना है। क्षति पूर्ति पूरक माने अशुद्धि तो है, पूरक अशुद्धि तो जो आप कह रहे हो कि वो पूरक अशुद्धियां ऐसी हुई कि वो मुझे नहीं लगता कि इसको पूरक कहना चाहिए। पूरक इसलिए हो सकता है कुछ बुक्स में लिखा हो, मैं इसको पूरक इसलिए नहीं कहूंगा कि पूरक तो पॉजिटिव माना जाता है कि चलो एक में गलती हुई, दूसरे में बढ़ा के लिख दिया तो सब बराबर हो गया। बराबर नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्षतिपूर्ति हो, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, एक साइड ज्यादा एक साइड कम, लेकिन ये दोनों गलतियों को अलग अलग हमें ठीक तो करना ही है। पूरक में तो ये होगा ठीक करने की जरूरत ही नहीं, चलो एक में हो गया दूसरे में बढ़ गया बराबर, चलो खुश। तो क्षतिपूर्ति के अंदर और का नाम क्षति पूरक तो नाम ही है सर का? हाँ नहीं, क्षति पूरक में नहीं, सिर्फ क्षति पूरक में कि वो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्षति पूरक है, वैसे गलतियां क्षति पूरक नहीं है। गलतियां तो गलतियां है, उसको ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक है, गलतियां तो गलतियां ठीक करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि ट्रायल बैलेंस के हिसाब से वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दे रही है, क्षतिपूर्ति कर दे रही है, और ट्रायल बैलेंस चले जा रहा है। और अगर हम ट्रायल बैलेंस के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो वो गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, अशुद्धियां जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती, एरर्स which do not affect trial balance, और दूसरी गलतियां हुई जो गलतियां हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। सर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ मैं। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने उनको दोनों को एक बार लिख के मैं बताता हूँ। इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे आपस में।
सर आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी? हाँ हाँ, मैंने ठीक कर दिया, वो एक फोन आ गया था। तो ये हुई। अब मैं इसको दोनों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों में कनेक्शन है, लेकिन वर्गीकरण तो हम अलग अलग करते हैं, लेकिन दोनों में आपस में इनका कनेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ये अशुद्धियां हमारी ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हमारी दो तरह की हो गई। अशुद्धियां जो हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती और अशुद्धियां जो हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती। अब आपने कहा कंपनसेटिंग एरर्स, जैसे मैंने आपसे कहा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूं, कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन वो है जो पूरी तरह से नहीं लिखी। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। मैंने किसी से सामान खरीदा, उसकी एंट्री नहीं की, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, तो ट्रायल बैलेंस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। लेकिन अगर एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने डेबिट में लिखा है और क्रेडिट में नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। या क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। पार्शियल ओमिशन वो गलतियां होती हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, और कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। इज दैट ओके? मतलब सर कंप्लीट ओमिशन जो है वो उसे लिखा ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो इफेक्ट ही नहीं करेगी। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, वो तो लिखा ही नहीं। तो वो एक वैसे ही हो गया जैसे वो लेन देन ही नहीं हुआ। वो लेन देन ही नहीं हुआ, हमारे हिसाब से तो लेन देन ही नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। और जो एरर ऑफ कमीशन होती है वो दोनों तरह की हो सकती है। एरर ऑफ कमीशन जो है वो अफेक्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, दोनों हो सकती है। एरर ऑफ ओमिशन एरर ऑफ कमीशन जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन जो है वो दोनों हो सकती है, ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट कर सकती। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अब इसका एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एग्जांपल के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, फिर आपकी जो डाउट्स होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा, बाकी तो और कोई चीज नहीं है ऐसी, है ना। मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ, ये देखिए, जैसे ये दूसरा वाला ट्रांजैक्शन जो है हमारा, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, गोपी से 4000 की उधार विक्रय का अभिलेखन 400 से कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरर ऑफ कमीशन है, एंट्री की है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने गुड्स खरीदे थे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपी, ये एंट्री करनी थी मेरे को कितने से करनी थी, 4000 से करनी थी। अब ये 4000 की जगह मैंने यहाँ पे 400 रुपए लिख दिए। किधर लिख दिए, दोनों तरफ 400 रुपए लिख दिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ लिखा है। मैंने डेबिट भी 400 रुपए से किया और क्रेडिट भी 400 से किया, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में फर्क थोड़ी पड़ेगा। यस। ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, ये एरर ऑफ कमीशन है। ये 4000 की जगह 400 लिखा है एंट्री, तो ये ट्रायल बैलेंस में फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन एक और गलती है, फोर्थ वाली, चौथी वाली गलती देखिए, फोर्थ एंट्री क्या करी, गोपी से 4000 के उधार क्रय को उसके खाते में खतौनी नहीं की। ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है, वैसे तो इसको रहने दो। ये फिफ्थ वाली, ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है फोर्थ। फिफ्थ वाली एंट्री देखते हैं, फिफ्थ वाली एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। हमने गोपी से 4000 का माल खरीदा, लेकिन उसके खाते में 400 लिखा है। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस में तो 4000 ही लिखा है, लेकिन गोपीज के खाते में हमने लिख दिया 400। ये गलती हुई हमसे, एक तरफ 4000 और एक तरफ 400। ये भी एरर ऑफ कमीशन है, लेखा की त्रुटि, लेखा त्रुटि है। लेखा तो किया लेकिन गलत।
लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, लेखा की त्रुटि है, लेकिन इसके अंदर ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। तो एरर ऑफ कमीशन दोनों तरह की हो सकती है, एक वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी और एक वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। सर एरर ऑफ कमीशन अमाउंट रिलेटेड होती है ओनली? नहीं, वो अमाउंट रिलेटेड भी नहीं होती, वो दोनों तरह की हो सकती है। जैसे कि सिक्स्थ वाला देखिए, छठा वाला, गोपी से 4000 उधार विक्रय की खतौनी गोपाल के खाते में कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स खरीदे गोपी से, हमने गुड्स खरीदे गोपी से, तो हमारी एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, लेकिन हमने क्या किया, हमने गोपी की जगह गोपाल लिख दिया। हमने गोपी की जगह गोपाल, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा, ये भी एरर ऑफ कमीशन। अब ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एरर ऑफ कमीशन, जो नींद आते वक्त हो जाती। हाँ हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल सही पहचान लिया ये शिवम ने, ये जैसे इसके साथ अक्सर होता है और सभी के साथ होता है, मतलब है ना, वो बोली जाती है। अब जैसे विक्रय वापसी का योग 1000 अधिक लगा दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन। हमने टोटल लगाया सेल्स रिटर्न्स बुक का और 1000 ज्यादा लगा दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन। ये एरर ऑफ कमीशन कौन सी है, सिंगल साइडेड है, ये सिंगल साइडेड है, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये सिर्फ गलती सेल्स रिटर्न्स बुक में हुई है, ये सिर्फ सेल्स रिटर्न्स बुक में, ये सिंगल साइडेड है। ठीक है, अब जैसे ये है गुड रिसीट फ्रॉम कपूर, कपूर से 2000 के गुड्स पाए, वो कोहली के खाते में लिख दिए, तो ये भी सिंगल, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। तो ये कुछ एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन की बहुत लंबी लिस्ट है, एरर ऑफ कमीशन बहुत तरह की होती है और सबसे ज्यादा एरर ऑफ कमीशन ही होती है। तो ये दो तरह। अब हम बात करते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स की। कॉम्पनसेटिंग एरर्स कौन सी होती है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स जो दो या दो से ज्यादा अशुद्धियां जो हमारे एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देती, तो कॉम्पनसेटिंग एरर जैसा नाम से ही लग रहा है, तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। कॉम्पनसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती, तभी वो कॉम्पनसेटिंग है, नाम से ही है, हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। और दूसरी टाइप की जो गलतियां है, लास्ट वाली, सैद्धांतिक गलतियां, सैद्धांतिक गलतियां भी हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। अब ये सैद्धांतिक गलतियां क्या होती है वो भी हम देखते हैं, सैद्धांतिक गलतियां क्या होती है वो भी हम देखते हैं, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, सैद्धांतिक गलती कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। सैद्धांतिक गलती ऐसी होती है कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूं, वो आपको समझ में आएगा। कार्टेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी, पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी। मतलब ये है कि हमने जब मशीनरी खरीदी और उस पर कार्टेज दिया, तो वो हमारे को एंट्री क्या करनी चाहिए थी,
हमको एंट्री क्या करनी थी? हमको करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई जब हमें कार्टेज दिया तो मशीनरी पे दिया ना, तो मशीनरी का कार्टेज तो मशीनरी के खाते में जाता है, कार्टेज में थोड़ी जाता है। लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी? हमने एंट्री कर दी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब जिसने ये एंट्री की है या जिस अकाउंटेंट ने एंट्री की है उसको ये नहीं मालूम है, अकाउंटिंग के सिद्धांत नहीं मालूम है कि जब भी हम एसेट खरीदते हैं और एसेट खरीदने पे जो भी खर्चा लगता है वो उस एसेट में ही जाता है। उसने उस एसेट को डेबिट करने के बजाय मशीन कार्टेज को डेबिट कर, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है, सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है कि ये गलती अनजाने में हुई है, जानबूझ के नहीं हुई है। सामने वाले को अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही नहीं मालूम है, सामने वाले को अकाउंट लेखांकन के सिद्धांत नहीं मालूम है, इसलिए ऐसी गलती। तो ऐसी गलतियों को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सर हाँ बोलिए। जब हम मशीन को रिपेयर कराने ले जाएंगे मतलब तब कार्टेज को एक्सपेंस में लिखेंगे, तब भी मशीनरी भी जोड़ेंगे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन किसने पूछा है पहले तो मुझे मालूम पड़े कि कौन जो पूछ रहा है वो सोच रहा है, मतलब ये अच्छी बात। यशवर्धन शर्मा। अच्छा, यशवर्धन शर्मा। अब यशवर्धन शर्मा ने क्वेश्चन जो पूछा, यशवर्धन बेटा एक बार फिर से वो क्वेश्चन बताओ, मैं थोड़ा सा उसको और डीप में जाऊंगा। सब जब मशीन को रिपेयर कराने ले जाते हैं तो तब कार्टेज को सर अब यशवर्धन का ये कहना है कि मशीन हम खरीद लिए और मशीन हम रखे हुए, कुछ दिन हमने इस्तेमाल की उसको, मशीन कुछ दिन हमने काम किया उस मशीन से, यूज किया उस मशीन को, और उसके बाद हमने रिपेयर में ले लिया। तो हम उसमें हो गया, इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। रिपेयर्स रुपीज 1200 पेड ऑन मशीनरी, एक तो ये। दूसरा कार्टेज रुपीज 200 पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी के रिपेयर में। तो बेटा ये दोनों चीजें रिपेयर में जाएंगी, दोनों खर्चे, क्योंकि ये खर्चे मशीन को खरीदने के बाद, उसको कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद दिए गए, ये दोनों खर्चे। तो इसकी सही एंट्री जो होगी वो रिपेयर अकाउंट डेबिट कैश, दोनों में ये एंट्री होगी। तो ये हमें क्या करेंगे, 1400 दोनों को जोड़कर ये टोटल खर्चे हम रिपेयर में लिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं रिपेयर रुपीज 200 पेड ऑन मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो ये त्रुटि हो जाएगी, ये त्रुटि हो जाएगी। हमको डेबिट 1200 रुपए किसको करने थे, इस एंट्री को मैं उठा के एक बार नीचे ले आता हूँ। ये वाली जो एंट्री है हमारी, ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए। हमको ये 1200 रुपए जो हमने रिपेयर में दिए हैं मशीनरी के, ये मुझे मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। मुझे डेबिट किसको करना था, रिपेयर को, और हमने गलती से मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये गलती है। और यहाँ पर भी वही बात है हमारी कि हम यहाँ पे पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू कार्टेज, हमने कार्टेज को डेबिट कर दिया। अरे जबकि वो रिपेयर के लिए मशीन जा रही थी तो रिपेयर में डालना था, उसको खर्चे में डालना था। मशीनरी को खरीदने का खर्चा नहीं है, मशीनरी को इस्तेमाल करने का खर्चा। जो मशीनरी को खरीदने का खर्चा होता है वो सब मशीनरी में जाता है, लेकिन मशीनरी को इस्तेमाल करने का खर्चा खर्चे में जाता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसलिए मैंने कहा कि उस चीज को मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि इसको मैंने लिखा जानबूझ के। इससे रिलेटेड एक दो चीजें और हैं।
इससे रिलेटेड एक दो चीजें और, क्या रिलेटेड है वो भी मैं आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चीज और कहता हूँ आपसे, रिपेयर एक्सपेंसेस ₹2000 and cartage ₹400 paid on purchase of machinery of second hand machine। पुरानी मशीन खरीदी है, was debited to repair and cartage account respectively, accounts respectively। मतलब क्या? मतलब सेकेंड हैंड मशीन भी खरीदी ना अपन ने, इसीलिए रिपेयरिंग करानी पड़ी उसको। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और खरीदी थी तो कार्टेज भी देना पड़ा। तो अगर ये मशीनरी हमने सेकेंड हैंड खरीदी थी और उसको काम की स्थिति में लाने में जो रिपेयरिंग हुआ वो भी हमको मशीनरी खाते में तो लिखना चाहिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था अपने को, अपन ने क्या एंट्री कर दी? अपन ने कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट। हमने एंट्री कर, ठीक है। जबकि हमको एंट्री जो करनी चाहिए थी वो करनी थी रिपेयर टू कैश। हमने रिपेयर को अलग डेबिट कर दिया, कार्टेज को अलग कर दिया और कैश में लिख दिया। जबकि भैया मशीनरी खरीदी थी ना, सेकेंड हैंड थी, इसलिए रिपेयर। तो अगर सेकेंड हैंड मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो उसमें रिपेयर खर्चा तो मशीनरी में जोड़ना चाहिए। सर बार बार आप रिपेयर करवाएंगे तो फिर भी उसका मशीन रेटिंग में लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर एक बार खरीदने के बाद उसको मशीन को इस्तेमाल करने के लिए रिपेयर कराएंगे तो हम उसको रिपेयर में लिखेंगे। लेकिन खरीदते समय पहली बार मशीनरी को अपने यहाँ इस्तेमाल में लाने के लिए उस समय जो हम खर्चा करते हैं वो हम उसको मशीनरी खाते में लिखेंगे। लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने गाड़ी में पेट्रोल भराया, गाड़ी में रिपेयर करा, वो तो चलाने के लिए लगेगा ना। लेकिन पहली बार उसको खरीदते समय जो भी खर्चे हैं, पहली बार बिना खरीदे सारे खर्चे करने वाले वो तो काम में नहीं आएगी ना। खरीदने पे हमें भाड़ा भी देना पड़ेगा, उसको मशीन को लगाना भी पड़ेगा, पुरानी मशीन उसको ठीक करा के भी लेंगे, वो सब करेंगे। वो सब हो गया, मशीन एक बार चलने की स्थिति में आ गई, उसके बाद जो खर्चे हैं वो तो खर्चे में जाएंगे। लेकिन चलने की स्थिति तक, मशीन को काम करने योग्य बनाने की स्थिति तक के जो खर्चे हैं वो मशीनरी में जुड़ेंगे, वो मशीन में। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट अपना? यस सर। यस और कोई क्वेश्चन है किसी का? मुझे एक मैसेज आया कि भाई आपका लंच टाइम हो गया है, तो मैंने आपके अटेंडेंस स्क्रीन से ले ली। ठीक है, ये मैंने आपके अटेंडेंस स्क्रीन से ले ली है, तो आप लोग अब एग्जिट कर सकते हो। फाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब आप इसके कुछ ट्राई कर लीजिएगा। अब आपके पास एक दिन अपने पास मंडे का टाइम और है, और अगर कुछ आज जरूरत होगी तो आज ले लेंगे, या कल शाम को कोई दूसरी क्लास की जरूरत होती तो आपके पास जो डाउट्स हैं वो आप इकट्ठा करके मुझे भेजिएगा। तो मुझे अगर कोई डाउट्स भेजेंगे आप तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सर सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके अंदर थ्योरी मैंने देखी थी, उसमें थ्योरी में आपको समझना क्या है वो मुझे एक आप बता, आप ये चाहेंगे उसका बैकग्राउंड समझा दूं तो मैं बैकग्राउंड, आप उसके अंदर कोई शब्द बताएंगे सर ये क्या होता है, इसका क्या मतलब, तो वो मैं समझा दूंगा। तो आप नहीं मुझे सर, बैकग्राउंड समझना है। मैं बैकग्राउंड बता दूं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ वो आज ही कोई टाइम निकाल के आज ही बता दूं, जिससे आपके पास फिर भी एक दिन बचेगा अपने डाउट्स पूछने के लिए। हाँ बोले, अमन कुछ कहना चाह रहे? सर मंडे के बाद क्लास क्यों नहीं लेंगे सर आप? बेटा मंडे के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे ना यार। नहीं सर, फिर एक हफ्ते की गैप है ना उसमें। नहीं, मुझे तो बताया गया कि मंडे को पहला पेपर अकाउंट्स का ही है ना, पहला 15 को इंग्लिश का है। तो अकाउंट्स के पेपर के पहले और टाइम है क्या आपके पास?
यस सर, आपका पेपर है। अकाउंट्स का कब है पेपर? 25 को। अच्छा 25 25 को है, उसके पहले टाइम है आपके पास में? यस सर। कितने दिन का टाइम है उसके पहले? सर इको का पेपर है 23 को, उसके बीच में 15 से 23 दिन और का है। 7 दिन की छुट्टी है। नहीं, इको का पेपर, एक सेकेंड, इसकी गलती नहीं है।